मानक और मानकीकरण। स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मानक और मानकीकरण। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे: मानकीकरण और मानक का अर्थ बताना, विभिन्न मानक संगठनों के नाम बताना, किसी विशेष क्रिया हेतु नियमों द्वारा व्यवस्थित पहुंच के लिए मानकीकरण एक सूत्रीकरण प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उपभोक्ता तथा निर्माता के लाभ के लिए क्रियात्मक स्थितियों तथा सुरक्षा आवश्यकताओं का विशेष रूप से इष्टतम मितव्ययता के संवर्धन के लिए किया जाता है। यह विज्ञान, तकनीकी तथा अनुभव के एकत्रीकृत परिणामों पर आधारित है। यह न केवल वर्तमान प्रत्युत भविष्य विकास के लिए भी आधार जांच करता है और प्रगति के साथ कदम मिलाता है। किसी भी देश में निर्मित सामग्री, टूल्स, उपकरण एक निश्चित मानक के होने चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रारंभ किया गया है, जो माप, तकनीकी मात्रकों, प्रतीकों, उत्पादन और प्रक्रियाओं, जान और भारण की सुरक्षा का विनिर्देश ISO संख्या युक्त अनेक पुस्तिकाओं द्वारा करता है। मानकों की परिभाषा मौखिक, लिखित अथवा किसी अन्य ग्राफी विधि अथवा किसी प्रारूप, नमूना अथवा व्यक्त करने की किसी अन्य विधि द्वारा किसी विशेष समय अंतराल में नियुक्ति, परिभाषा क्षण अथवा किसी इकाई की विशेष कृति को विनिर्देशित करने अथवा मापन आधार पर एक भौतिक वस्तु, एक कर्तव्य, एक प्रक्रिया, एक क्षमता, उत्तरदायित्व का अधिकार एवं बर्ताव, एक ढंग, समान विचार अथवा एक धारणा के रूप में हो सकता है। भारतीय वस्तुओं को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियाँ आवश्यक हैं। विभिन्न वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS अपनी पुस्तिकाओं द्वारा मानक विनिर्देशित करता रहता है। BIS केवल उसी माल को प्रमाणित करता है जब वह विनिर्देशन पालक होता है, कुछ आवश्यक परीक्षणों में सफल रहता है। निर्माता BIS प्रमाण पत्र माल पर चिन्ह का प्रयोग स्वीकृत करता है। विभिन्न देशों में मानकीकरण के लिए अनेक संगठन हैं। मानक संगठन और तत्संबंधी देशों को नीचे दिया गया है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, JIS जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जापान, BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन, DIN डच इंडस्ट्री नॉर्मेन जर्मनी। एक्चुअली ये हो जाएगा ड्यूचे इंडस्ट्री नॉर्मेन जर्मनी। गोस्ट रसियन, ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन अमेरिका। BIS प्रमाणन चिन्ह प्रणाली से अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों को अनेक लाभ प्राप्त है। निर्माताओं को उत्पादन क्रियाओं का धारा रेखन, गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति का प्रवेश, BIS द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति का स्वतंत्र ऑडिट, मानकीकरण द्वारा उत्पादन मितव्ययता का लाभ, अंतर्राष्ट्रीय तथा समुद्र पार बाजार में उत्पादन की उत्तम छवि, थोक खुदरा भंडारकों और उपभोक्ताओं का विश्वास तथा साख, ISI चिन्हित उत्पादों को संगठित खरीदारों, केंद्रीय और राज्य की सरकारों, स्थानीय निकायों, संस्थागत तथा व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा वारिता। कुछ संगठित खरीदार ISI चिन्हित माल के लिए उच्चतर मूल्य देते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय प्रलोभन उपभोक्ताओं को एक स्वतंत्र तकनीकी राष्ट्रीय संगठन से अनुरूपता मानक उत्पादन को चयनित करने में सहायता, उपमानक गुणवत्ता होने पर ISI चिन्हित उत्पादों को निःशुल्क प्रतिस्थापन, शोषण तथा धोखे से रक्षा, जीवन और संपत्ति संकट के लिए सुरक्षा का आश्वासन। संगठित ग्राहकों को टू ऑर्गेनाइज परचेजर कॉन्ट्रैक्ट समापन के लिए सुविधाजनक आधार, क्रय माल पर व्यर्थ निरीक्षण और परीक्षण से समय, श्रम और धन की बचत, ISI चिन्हित उत्पादन उपमानक होने पर निःशुल्क प्रतिस्थापन। निर्यातकों को मान्य जहाज में निरीक्षण पर छूट जब जब स्वीकार्य हो, निर्यात कॉन्ट्रैक्ट समापन का सुविधाजनक आधार। निर्यात निरीक्षण अधिकारियों के लिए
गहन निरीक्षण बिना देश से माल का निर्यात, फलस्वरूप व्यय, समय और श्रम की बचत। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल कोड का परिचय। इंट्रोडक्शन टू नेशनल कोड इलेक्ट्रिकल कोड 2011। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल कोड कुछ भारतीय मापदंडों का वर्णन करता है जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के कुछ आयामों का निर्धारण करता है। अतः ये सिफारिश की जाती है कि कोड के कुछ स्वतंत्र प्रभाग का अध्ययन किया जाए और उसका संयोजन भारतीय मानदंड के साथ किया जाए। इसमें 8 भाग हैं और प्रत्येक भाग में उनके प्रभाग हैं। प्रत्येक प्रभाव में विभिन्न इलेक्ट्रिकल सामग्रियों, उपकरणों और साधनों आदि का वर्णन दिया गया है। यहाँ 20 भाग के प्रभाग दिए गए हैं जो दिए गए आयामों का वर्णन करते हैं। भाग 1 में 20 भाग हैं। प्रत्येक प्रकार का संदर्भ नीचे दिया गया है। अनुभाग 1 प्रभाग 1 भाग 1 प्रभाग 1 एनईसी की संभावनाओं का वर्णन करता है। सामग्रियों की परिभाषा संदर्भ सहित बताता है। अनुभाग 3 चित्रों के लिए ग्राफिक चिन्हों का समावेश करता है। अक्षर के चिन्ह और संकेत का समावेश करता है जो आगे विवरण के रूप में प्रयुक्त हैं। चित्रों के बनाने के निर्देशों का समावेश करता है। वह टेक्नोलॉजी के चार्ट और टेबल दर्शाता है। कंडक्टरों को बनाने के निर्देश देता है। इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी में नाप पद्धति का समावेश है। अनुभाग 6 में एसी और डीसी वितरण के आदर्श मान दिए गए हैं। करंट रेटिंग के वोल्टेज को वरीयता और आदर्श फ्रीक्वेंसी पद्धतियाँ बताता है। डिजाइन के मूलभूत सिद्धांत गिनाता है और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के तरीके को सूची देता है। इमारतों की विशेषताओं के निर्देश देता है और उनमें लगने वाले इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का वर्णन करता है। अनुभाग 9 इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए आवश्यक संरचना के डिजाइन का समावेश करता है। अनुभाग 10 में सर्किट की आवश्यक दिशा निर्देश का समावेश है। अनुभाग 11 में इलेक्ट्रिकल पावर प्रयुक्त करने वाली इमारतों में इंस्टॉलेशन की आवश्यकता का वर्णन करता है। अनुभाग 12 साधनों के चयन के समान मानदंड बताता है। अनुभाग 13 इंस्टॉलेशन के सामान्य सिद्धांत बताता है। चालू करने से पहले किए जाने वाले परीक्षण के समान दिशा निर्देश स्पष्ट करता है। अनुभाग 14 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में की जाने वाली साधारण अर्थिंग की समान आवश्यकताएं बताता है। कोड के संबंधित भाग में निजी इंस्टॉलेशन की विशेष आवश्यकताएं का वर्णन दिया गया है। अनुभाग 15 में इमारतों की बिजली संरक्षण देने के आधारभूत दिशा निर्देश का समावेश हुआ है और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन की पद्धति का समावेश किया गया है। 16 में इमारत में कम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन है। निम्न पावर फैक्टर के कारण बताता है और इसको ग्राहक इंस्टॉलेस के लिए सुधारने के दिशा निर्देश देता है। अनुभाग 18 में बिजली की बचत की दृष्टि से किए जाने वाले उपकरणों के चयन के आयामों का समावेश है। अनुभाग 19 में इलेक्ट्रिक कार्यों के सुरक्षा उपायों के अभ्यास के दिशा निर्देश है। अनुभाग 20 में इंजीनियरिंग कार्य में संदर्भ हेतु बार बार देखे जाने वाले टेबल दिए गए हैं। ऊपर केवल भाग का विवरण दिया गया। अन्य भागों में आप इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सामग्री, उपकरण तथा साधन के संदर्भ देख सकते हैं। भारों को उठाना और उनका प्रहसन, लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग ऑफ लोड। अनेक सूचित दुर्घटनाओं में चोटें लगती हैं जो भार को उठाते और ले जाते समय घटित होती हैं। एक विद्युत कर्मी को एक भारी विद्युत मोटर एक सीमित स्थान में स्थापित करके तार संबंधन करना है। त्रुटिपूर्ण उत्तोलन तकनीकी चोट में फलित हो सकती है। अधिक भारण के कारण चोट लगे ऐसा आवश्यक नहीं है। चोट प्रायः किन कारणों से लगती है? मांसपेशियों और जोड़ विकृत होते हैं। यह पीठ में चोट के लिए विशेषकर सत्य है। उत्तोलन की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से पीठ में लगने वाली चोट सर्वाधिक सामान्य है से अथवा भार के अथवा किसी वस्तु के टकराने पर भी लग सकती है। चोटों के प्रकार, उनसे बचने के उपाय। कट जाना और छिल जाना। कट जाना और छिल जाना निम्न के कारण होता है। टुकड़ों और पैने अथवा नुकीले पृच्छों के कारण। चमड़े के दस्ताने रक्षण के लिए समान रूप से यथेष्ट होंगे, लेकिन इनको सुनिश्चित करने के लिए भार की जांच कर लेना चाहिए क्योंकि बड़े आकार और भारी वस्तुओं के शारीरिक संपर्क भी सम्मिलित होता है। पैरों अथवा हाथों का कुचल जाना। क्रशिंग ऑफ फीट और हैंड। पैरों तथा हाथों की स्थिति ऐसी रखनी चाहिए कि वे भार से न दब सके या भार से दब ना सके। यह सुनिश्चित करने के लिए हाथ और उंगलियां भार से दबकर कुचल न जाएं। लकड़ी की बेज का प्रयोग करना चाहिए। लोहे के टो कैप्स जड़ित सुरक्षा जूते पाँव की रक्षा करेंगे। लोहे के टो कैप्स जड़ित सुरक्षा जूते पाँव की रक्षा करेंगे।
मांसपेशियों और जोड़ों तथा मांसपेशियों में उत्पन्न विक्रिया निम्न कारण से होती है। ऐसा भार का उत्तोलन जो अत्यंत भारी है अथवा त्रुटिपूर्ण विधि से उत्तोलन किया गया है। उत्तोलन के समय ऐंठन तथा झटके जैसी एकाएक भद्दी चालें मांसपेशियों में भीषण विक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं। अत्यधिक भार अथवा त्रुटिपूर्ण उत्तोलन विधि प्रायः पीठ की चोट का कारण होते हैं। निहुरित उत्तोलन स्टूप लिफ्टिंग गोलाकार पीठे रखते हुए खड़े स्थिति में उत्तोलन से पीठ की चोट का भय अधिक हो जाता है। मानव रीढ़ पर एक उत्तम दक्षता उत्तोलक यंत्र नहीं है और सुगमता से क्षतित हो सकती है यदि त्रुटिपूर्ण तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं। उत्तोलन के लिए तैयारी प्रिपेयरिंग टू लिफ्ट। उत्तोलन से पहले आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए? किसी भार को उत्तोलित अथवा प्रशिक्षित करने के पूर्व अपने से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछें। कोई मनुष्य जितना भार उत्तोलित कर सकता है, आयु, शारीरिक रचना और परिस्थितियाँ जैसे दूसरे स्वास्थ्य कारकों के अनुसार विभिन्न होगा। यह इस बात पर भी निर्भर होगा कि क्या वह अधिक भार को उत्तोलित व प्रशिक्षित करने का अभ्यासी है। किन कारणों से वस्तुओं को उत्तोलित करने ले जाना कठिन होता है? केवल भार ही ऐसा कारण नहीं है जिससे वस्तु को उत्तोलित करना और ले जाना कठिन हो जाता है। वस्तु का आकार, आकृति किसी वस्तु के प्रस्थान को कठिन बना देती है। सुगठित वस्तुएं जो शरीर से सटाकर ले जाई जाती हैं, उनकी तुलना में जिनको उत्तोलित करने के लिए भुजाओं को शरीर के सामने फैलाना पड़ता है, पीठ और पेट पर 6 गुनी विक्रिया उत्पन्न करती हैं। हस्त पकड़ प्राकृतिक प्रहसन बिंदुओं को में भार को उत्तोलित करना और ले जाना कठिन हो जाता है।